गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़, है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ को समझने से पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए एक टॉपिक आपके सिलेबस में रखा क्यों गया है। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट अपने चारों ओर जो भी कुछ है वो सब एनवायरनमेंट का एक भाग है। ठीक है, तो जब तक हम उस भाग की स्टडी ना करें तो फिर बेकार है अपना, है ना, सिलेबस को कवर करना। यानी इसी को इम्पोर्टेंस देखते हुए, क्योंकि दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में एनवायरमेंटल को देखते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, है ना। तो इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एप्लीकेशन से, उसके प्रिकॉशन से, यानी कि उसके एप्लीकेशन के आधार पर आप डिसीजन ले सको, तो इसीलिए इस सिलेबस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ आप जब एक डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट करने के बाद जब एग्ज़ाम दोगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का, यानी कंपटीशन का एग्ज़ाम जब दोगे, तो उस समय भी आप देखोगे इसके 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यही है कि यानी इस सिलेबस का इम्पोर्टेंस अपने आने वाले फ्यूचर्स में है, क्योंकि कई बार डिसीजन इसी को देख कर लिए जाते हैं। आप जब स्टडी करोगे तो इसी आधार पर डिसीजन लोगे आप अपने दैनिक लाइफ में, है ना। चलिए, इसके बाद कुछ स्टूडेंट लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर इस बार का रिजल्ट कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। तो जस्ट मिनट, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का रिजल्ट के बारे में जो स्टूडेंट लगातार मुझसे कह रहे हैं कि सर इस बार बच्चे ज़्यादा फेल हुए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल हुए, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि देखिए जो कॉपी चेक की जाती है एज ए एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है ना। जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट में, है ना। तो लेकिन आप जो स्टडी किया होगा, ज़रूरी है नहीं है कि कई स्टूडेंटों ने जो पूछा है वही लिखा है। यानी कि एक स्टूडेंट जो सीधे कोर्स कंप्लीट करके जाता है, पूरा कवर किया होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और कहता है कि मेरा पक्का पास तो हो ही जाऊंगा, यानी कि मार्क्स कितने भी आते हैं लेकिन मैं पास तो पक्का हो ही जाऊंगा, यानी कितना भी बेकार पेपर बिगड़ेगा उसका तो तब भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ मैं लिख के आया हूँ पक्का, देखो क्या होता है। लेकिन याद रखिए कि जो कॉपी चेक की जाती है, जो एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, यदि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग लिखा है जो आपसे पूछा है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस, यानी आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन जब आपसे पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हो, तो कैसे आप पास होगे, कैसे उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यानी कोई भी सब्जेक्ट है उसको एक इम्पोर्टेंस देते हुए, दैनिक लाइफ में भी उससे कुछ सीखते हुए उसको पढ़ें। ठीक है, यानी कि आप क्या उसका इम्पोर्टेंस क्या है इसको देखते हुए आगे उसको स्टडी करनी है। ये बर्डन समझ के ना पढ़ें कि भैया ये इसमें इस सेमेस्टर में है पास हो जाएंगे बस। जब तक हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, जब तक उसको आप डीपली स्टडी नहीं करोगे, है ना, तो उसकी डीपली स्टडी करते हुए आप उसको पढ़िए। ठीक है, दूसरे एक और जिन स्टूडेंट आज खांसी हो रही है, जिन स्टूडेंटों की बैक आई है ना, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये स्टूडेंट कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और बैक लिखिए, किस किस सब्जेक्ट में बैक आई है। ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं खुद क्लास लूँगा मैथ की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, कि आपके अकॉर्डिंग कि कितने स्टूडेंट फेल हुए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डिसाइड करूँगा कि आपकी क्लासेस फिर ऑनलाइन मैं कोशिश करूँगा लेने की जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आप बेफिक्र रहिए, पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराता हुए चलता हूँ कंसेप्ट के साथ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस, ठीक है, और किस तरीके से इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, देखिए इसमें कुल मिला के 7 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 7 यूनिट है ना। कुल मिला के 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं बता दूं एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है आपकी पीएमटी सेकेंड ईयर और मैकेनिकल सेकेंड ईयर दोनों में ही है। टेक्निक प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर एंड मैकेनिकल सेकेंड ईयर, दोनों ही ब्रांचों में एनवायरमेंटल स्टडीज है। ठीक है, अब देखिए पहले ही टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी का बेसिक क्या है। इकोलॉजी देखिए जैसे कि हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी, है ना। जैसा इकोलॉजी, इकोलॉजी है ना, यानी कि जैविक और अजैविक
पदार्थों के मध्य होने वाली अंतर क्रिया को क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी। लेकिन जब हम सिलेबस कवर करेंगे तब वो सिलेबस हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तब इसको डीपली स्टडी करेंगे सब चीज़, है ना। बस अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इकोसिस्टम यानी कि जिसको बोलते हैं परितंत्र, ठीक है। इंग्लिश बोला आपने इकोसिस्टम, हिंदी बोलते हैं परितंत्र, यानी अपने चारों ओर जो भी तंत्र है, पूरा सिस्टम है, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं ना। इसके कंसेप्ट को समझना है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। इसके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सतत विकास का सीधे से एक तात्पर्य होता है कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उनको अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। यानी कि अपने आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सके, उनके लिए भी छोड़ के जाए इस तरीके से। लेकिन जब डीपली पढ़ेंगे तब देखते हैं, है ना। रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड, अच्छा एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल मैंने जोड़ दिया अपने आप, ठीक है। रिसोर्सेज की बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की बात आ गई, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, कई बार एनर्जी के आधार पर पूछ लेता है या संसाधन के आधार पर पूछ लेता है, कौन कौन संसाधन है, ठीक है। लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस को जब हम बताएंगे तो एक याद रखिए, कई बार इनको यानी फिगर के साथ बताइए। कैसे बताइए? फिगर के साथ। आपको ड्रॉ करना होगा कि फिगर कौन कौन से, कहाँ पे आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, कहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, हर तरीके से लिख के दीजिए। जैसे आपसे एनर्जी के बारे में पूछ लिया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की पूछ लिया, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे अपने पास सोलर एनर्जी, तो इंडिया का मैप बनाइए, वहाँ पे एक एरिया डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर सोलर एनर्जी की कहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी प्राप्त हो सकती है, यानी कहाँ पर सर्वाधिक सोलर यानी सनलाइट पड़ती है जिससे हमको वहाँ सोलर लाइट प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसका विंड एनर्जी है, विंड कहाँ से, देखिए टाइडल एनर्जी है, टाइडल कहाँ से प्राप्त हो, है ना, समुद्री, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी जो भी है उनको हम कवर करेंगे, मैप के थ्रू सारा कवर करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड यूनिट है एयर पॉल्यूशन। यानी वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण होता क्या है ना। उसके बाद सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, यानी कि सोर्स क्या है, किसके कारण ये फैलता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, इसके प्रभाव क्या है, किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इकोनॉमी के आधार पे, ह्यूमन हेल्थ यानी सारी प्लांट पे, एनिमल्स पर। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल है, और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करोगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका पहले ही यूनिट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। लेकिन आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। जितना ईजी ये सिलेबस लग रहा है ना, जितना सिलेबस ईजी लग रहा है उतने ही बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की बातें लिखते हैं और एग्जाम सीधे काट के 0 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो रिलेटेड पूछा गया है तो वही लिखना है, आपको व्याकरण बेसिक कंसेप्ट के साथ लिखना है, आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। इम्प्योरिटीज इन वाटर, यानी कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है वाटर में, अशुद्धियाँ। कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का कारण क्या है। सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है वाटर पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ के आधार हेल्थ पर, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ द डिजॉल्व O2, BOD और COD, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD और COD, है ना, बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिस प्रकार से पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन बेसिक होता है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से BOD एंड COD का हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कहाँ थे हम, अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी किस प्रकार से वाटर पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस है। सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पहले हम सॉइल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉइल क्या होती है ना, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ द सॉइल, सोर्स ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन की सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है।
हाउस होल्ड घरों में, हॉस्पिटल में, फ्रॉम एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल में, एनिमल में, ह्यूमन में, एक्सक्रीटा में, सेडिमेंट्स में एंड ई वेस्ट, यानी कि सब में टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट के पढ़ेंगे। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी डिस्पोजल कैसे करोगे। ठीक है। सॉलिड वेस्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट यूनिट है नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन में सोर्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। यूनिट ऑफ द नॉइस, यूनिट क्या है इसकी नॉइस की। इफेक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसका नॉइस पॉल्यूशन का। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल, कौन कौन सा लेवल एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं है। डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि जो नॉइस पॉल्यूशन है इसको मिनिमाइज करने के मेथड कौन सा है। ठीक है। कई मेथड पूछे गए। ठीक है। डिफरेंट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट 6 देखिए। चलिए यूनिट 6 एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी कौन कौन से वैधानिक प्रावधान है ना, पर्यावरण के संबंध में कौन कौन से वैधानिक प्रावधान है। इंट्रोडक्शन टू वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974, यानी 1974 एक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द ईयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1981 एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी में 1981 और 86 दोनों ही है। रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फंक्शन एंड रोल। एनजीटी बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनजीटी का। EIA जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसमें एनजीटी और EIA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। नेक्स्ट यूनिट लास्ट यूनिट। ठीक है। अपने आप में बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, आप लोग लगातार सुनते भी रहते हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, होने वाले टेम्परेचर में वृद्धि क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनसे क्या क्या इफेक्ट होता है। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कैसे हो रहा है, लगातार चर्चा का विषय बना ही रहता है। तीनों चीज़ें की चर्चा में बनी रहती है, आए दिन आप लोग सुनते भी रहते होंगे। एसिड रेन क्या है। ठीक है। और क्या कारण है, क्या इफेक्ट होता है, क्या ठीक है, और क्यों कई बार कराही भी जाती है। ठीक है। इको फ्रेंडली मटेरियल कौन कौन से होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है। रिसाइकिल ऑफ द मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या है। कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है ना। ये सारा सिलेबस था, अभी सब हमने डिस्कस किया। अब लेकिन मेन टॉपिक आता है कि आपको पढ़ना कैसे है ना, यही तो है। देखिए बुक्स आपको अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे वो परचेज कीजिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा है ना। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं टॉपिक जो कराऊंगा उसकी PDF आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। जैसे मैं टॉपिक ख़त्म करूँगा आपकी PDF आपके ग्रुप में पहुँच जाएगी। ठीक है। और जैसे मैंने ग्रुप बनाया है मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसका ग्रुप में ही जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊँगा चैप्टर, उस ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगी और मेरे ख्याल से कोई भी पेपर से उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। बाकी यदि आपको मेरी जो लेक्चर्स होगा, जैसे मैं क्लास में भी लेता हूँ, उसके बाद मेरी ऑनलाइन भी क्लास रहेगी, आप कभी वीडियो देख लीजिए। ठीक है। और मेरे कॉलेज में तो होती है क्लास। ठीक है। और यदि डाउट्स कुछ भी रह जाता है क्लास में पूछिए मुझसे। ठीक है। और मेरे ग्रुप में भी भेज सकते हो आप। ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।